नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सव्यपावपणाशनो मंगलानं च सव्येसें पद्मं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राजा जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत शलप्तितना भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, भाग्यशाली आप सभी को मालूम ही होगा कि हमारे जैन शासन के इतिहास में अलग अलग प्रकार के विषयों के अंतर्गत एक विषय ज्योतिष शास्त्र बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से एक प्रकार से कुदरत का संकेत हमें पता चल सकता है। ज्योतिष शास्त्र वो इस अवसर्पिणी काल में युगादि देव परमात्मा श्री ऋषभदेव परमात्मा ने बताई हुई एक कला का ज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुदरत का एक प्रकार का परिचय के द्वारा हमें भविष्य में क्या होगा उसका भी काफी चीजों की बातें पता चल सकती है। भाग्यशाली आप सभी को मालूम ही होगा कि पूरे साल के 12 महीने होते हैं। जैसे कहा जाता है गुजराती के अनुसार कार्तक, माक्षर, पोष, माह, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो और आसो, वैसे 12 महीने के 2 पक्ष होते हैं जो पखवाड़िए कहे जाते हैं। जो एक है शुक्ल पक्ष और दूसरा है कृष्ण पक्ष। उसमें शुक्ल पक्ष में चंद्र का कुछ अधिक महत्व माना जाता है और कृष्ण पक्ष में चंद्र की जगह पे तारा का बल देखने का ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कहा गया है। भाग्यशाली शुक्ल पक्ष से जो ये महीना शुरू होता है वो कैसा जाएगा, वो किस प्रकार का होगा, उसमें क्या क्या प्रकार की तेजी और मंदी आ सकती है, उसका भी ज्ञान हमारे जैन शासन के मुताबिक, जैन शास्त्र के मुताबिक, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये सभी बातें बताने का प्रयत्न किया है। काफी अलग अलग ग्रंथों को देखते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार का ज्ञान अवश्य में आता है कि शुक्ल पक्ष के उदित चंद्र के दिन जो उदय पामता हुआ जो चंद्र होता है वो चंद्र कैसा प्रकार का हो, उसके माध्यम से बाजार में, मार्केट में कैसी प्रकार की तेजी मंदी आ सकती है, उस प्रकार का महत्व बोला जाता है। कुछ 1-2 दिन पहले ही हमने चंद्र दर्शन का महत्व देखा था। जैन शासन में चंद्र दर्शन का, चंद्र का क्या महत्व है वो हमने आगे देख लिया है। अभी आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि चंद्र के द्वारा
क्या क्या चीज हो सकती है, देश का और प्रजा का भविष्य कैसा हो सकता है, व्यक्ति अपने जीवन काल में जो कारोबार चलाते हैं उसमें कौन सी चीज और बाबतों के अंदर तेजी मंदी का वातावरण आ सकता है, उस प्रकार की बाबतों का विवरण मैं आज आपके समक्ष ये चंद्र दर्शन के माध्यम से लेके आया हूं। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्र दर्शन शुक्ल पक्ष के बीच के दिन अगर किया जाए तो वही चंद्र महावीर क्षेत्र के अंदर जाते हुए सिमंदर स्वामी भगवान के पास में पहुंचता है। भाग्यशाली महावीर क्षेत्र तो इधर से काफी प्रमाण के अंदर दूर है, परंतु हमें कोई संदेश भिजवाना हो तो ये चंद्र के माध्यम से एक श्रद्धापूर्ण तरीके से चंद्र के सामने देखते हुए एक श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए अगर हमारा कोई संदेश पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं तो जरूर वो पहुंच सकता है। भाग्यशाली आज जो आपको चंद्र दिखेगा वो चंद्र वापिस कल आपको दिखने वाला नहीं है, परंतु कल जो दिखेगा वो परसों वाला चंद्र होगा। आज का चंद्र आपको वापिस परसों के दिन देखने का प्रयत्न होगा, यानी कि 2 चंद्र है और 2 सूर्य है। इस प्रकार की बात हमारे जैन शासन के अंदर बताई गई है। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि जो वर्ष का राजा चंद्र होता है, यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम के दिन अगर सोमवार होता है तो पूरे साल के दौरान धान्य के अंदर खूब तेजी आ सकती है। विशेष भाद्रवा मास और आशो महीनों के अंदर भी तेजी आने का प्रयत्न होता है। ऐसा पहले संवत 1922 में, 1942 में, 1945 में, 1949 में, 1956 में, 1968 में, 1972 में और 1976 में ऐसे प्रकार के योग बने थे और धान्य के अंदर तेजी आने का प्रयत्न हुआ था। भाग्यशाली संक्रांति के अनुसार चंद्र और राशि का भी एक संबंध होता है, जिसके माध्यम से कहा जाता है कि मेष संक्रांति में अगर समझ लो कि तुला का चंद्र होता है तो अनाज आदि वगैरह के अंदर भी खूब तेजी आ सकती है, ऐसा प्रकार का बोला जाता है। वृषभ संक्रांति में वृश्चिक का चंद्र हो तो अनाज आदि वगैरह के अंदर मेघवारी आ सकती है। मिथुन संक्रांति के अंदर अगर धन का चंद्र हो तो तेल धान्य आदि वगैरह 4 महीने के पश्चात मेघवारी आने का प्रयत्न हो सकता है। कर्क संक्रांति में मकर राशि में एक प्रकार का चंद्रमा हो तो कहा जाता है कि भयंकर दुकाल और 4 मास तक भयंकर महंगाई भी आ सकती है। शीर संक्रांति के अंतर्गत यानी कि सूर्य सिंह राशि में हो और कुंभ का चंद्रमा हो तो कहा जाता है कि अनाज के अंदर भी 6 महीने के अंतर्गत 2 गुने भाव भी हो सकते हैं। कन्या संक्रांति के अंदर मीन का चंद्र हो तो बहुत सारी चीजों के अंदर महंगाई आने का प्रयत्न होता है। तुला संक्रांति में मेष का चंद्र हो तो धान्य आदि वगैरह के अंदर कुछ 2 या 5 महीने के अंदर भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, यानी कि वो संग्रहित करना उचित बोला जाता है। वृश्चिक संक्रांति के अंदर वृषभ का चंद्र हो तो भी लाभ कहा जाता है। ऐसे धन, कुंभ और मकर और मीन उसमें भी अनुक्रम के हिसाब से कर्क का, मिथुन का, सिंह का और कन्या का चंद्रमा हो तो उसके अंतर्गत भी कपास में, धान्य में,
सुवर्ण, चांदी आदि वगैरह में भी तेजी आ सकती है। भाग्यशाली, ऐसा कहा जाता है कि अभी इस वर्ष यानी कि ईस्वी संवत 2020 उसमें भी बराबर आप मार्किंग करोगे, आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि चंद्र दर्शन के द्वारा भी तेजी मंदी आ सकती है। और हमने एक किताब छपवाई जिसका नाम है श्री कनक जैन ज्योतिष संग्रह भाग 2। उसके अंदर भी हमने ये चीज लिखी हुई है कि वार के अनुसार चंद्र दर्शन के अंदर तेजी मंदी आ सकती है। अगर समझ लो कि रविवार हो और वही दिन चंद्र दर्शन होता है तो पूनम तक यानी कि 15 दिन तक हर एक चीजों के अंदर, जीवन जरूरी चीजों के अंदर मंदी आ सकती है। अगर सोमवार हो और चंद्र दर्शन होता है तो कहा जाता है रुई के बाजार में, चांदी के भाव के अंदर भी भारी बढ़ोतरी हो सकती है। मंगलवार हो और रुई और चांदी के अंतर्गत भारी वधघट की शक्यता रहती है। बुधवार हो और चंद्र दर्शन हुए तो चांदी में तेजी, रुई, खांड, शक्कर, गुड़ आदि वगैरह में मंदी आ सकती है। अगर गुरुवार हो और चंद्र दर्शन हुए तो रुई में तेजी की शक्यता रहती है, चांदी में दोनों साइड वधघट रहती है और घी के अंदर तेजी की शक्यता रहने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली, एक चीज मैं आपको मुख्य तरीके से कह दूं कि जो भी हमारे जैन शासन यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर बताया गया है वही चीजों का वर्णन मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये कोई हम नहीं करते हैं, परंतु जो ग्रहों के हिसाब से एक प्रकार का ये सभी चीजों के अंदर भाव डाउन होना, बढ़ना, ये सभी प्रक्रिया अपने आप ये कुदरत का एक करिश्मा कहा जाता है, तो वो हिसाब से चलता रहता है। उसके बाद मुख्यत्वे तरीके से मैं आपको कहने का प्रयत्न करता हूं, अगर गुरुवार हो और चंद्र दर्शन हुए तो रुई के अंदर तेजी की शक्यताएं रहती है, चांदी वगैरह के अंदर भी भाव के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है, घी के अंदर भी तेजी की शक्यताएं रहती है। शुक्रवार अगर हो और चंद्र दर्शन हुए तो कहा जाता है रुई और चांदी में दोनों साइड वधघट रहती है, सुवर्ण में, सोने में तेजी की शक्यताएं रहती है और ऊन आदि वगैरह में मंदी होने का प्रयत्न हो सकता है। और जो धान्य, कठोल आदि वगैरह बोले जाते हैं उसके अंदर भी तेजी आ सकती है। शनिवार के दिन अगर चंद्र दर्शन हुए तो रुई, चांदी, अनाज वगैरह के अंदर तेजी आने का प्रयत्न हो सकता है। इस प्रकार की बात हमारे जैन शासन में और ये ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे प्रकार से बताने का प्रयत्न किया गया है। अभी भाग्यशाली, मैं आपको एक बात और भी कह दूं कि बराबर ये 2020 के अंदर अलग अलग प्रकार का चंद्र दर्शन अलग अलग महीने के अंतर्गत होने का प्रयत्न होता है। तो भाग्यशाली, अब तक जितने महीने परिपूर्ण हो गए उसके बाद की अभी की बात करूं तो अभी तो आषाढ़ मास के अंदर ये जो चंद्र दर्शन होगा वो 22 तारीख को 22 जून 2020 सोमवार के दिन होगा। वो मिथुन राशि के अंतर्गत होगा और आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत होने का प्रयत्न होगा। तो वो जो आद्रा नक्षत्र के अंदर और मिथुन राशि के अंदर ये सोमवार के दिन चंद्र दर्शन होगा तो बाजार के अंदर काफी तेजी का वातावरण रह सकता है। उसके अलावा सोना, चांदी वगैरह प्रकार की धातुओं के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर वधघट और आखिर में तेजी का एक अनुभव हो सकता है। धान्य वगैरह के अंदर भी
तेजी होने के पश्चात मंदी भी आ सकती है, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाग्यशाली इस प्रकार का भी बात हमारी इधर आती है। सूर्य का तेज वृद्धि होता है, इस कारण से राजकीय वातावरण गर्मा गर्मी रहेगा, यानी कि जो पॉलिटिक्स आदि वगैरह क्षेत्र है उसके अंदर गर्मा गर्मी बहुत सारी रहेगी। लोगों का एक दृष्टिकोण भी ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स की ओर रहने का प्रयत्न होगा। जाहिर जनता के ऊपर उसकी असर भी बहुत सारी पहुंचने का प्रयत्न रहेगा। उसके अलावा आरोप और प्रत्यारोप से पड़ोसी, हमारे जो भी पड़ोसी देश है उसके बीच में कटुता आदि वगैरह आने का भी प्रयत्न रह सकता है। दुर्घटना आदि वगैरह कोई बड़े बड़े क्षेत्र के अंदर माने जाने चुने हुए जो बड़े बड़े लोग होते, बड़े बड़े प्रकार के कोई भी क्षेत्र की बात है तो उनके जो बड़े बड़े टॉप लेवल के ऊपर जो व्यक्ति होते हैं उनका भी शायद निधन हो सकता है। ऐसे प्रकार के योग आषाढ़ महीने के अंदर, और ये चंद्र दर्शन के माध्यम से पता चल सकता है। अभी आगे बात करें तो श्रावण मास के अंदर जो चंद्र दर्शन होगा वो 21 जुलाई 2020 के दिन, मंगलवार के दिन कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में होगा। और वो ऐसा कहा जाता है कि सोना, चांदी, रुई, सुत्तर, वस्त्र आदि वगैरह के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर मंदी हो सकती है। धान्य के अंदर तेजी आ सकती है। उसके अलावा उदित समय के ऊपर ये जो चंद्र होगा वो दोनों साइड बराबर इक्वल होगा, यानी कि दोनों, उसका श्रृंग होता है, उसका पाख्या होता है, वो दोनों साइड एक समान होने से तमाम चीजों के अंदर बहुत सारी वदघट और तेजी का एक अनुभव होता रहेगा। शेयर बाजार आदि वगैरह के अंदर भी बड़ी मात्रा के अंदर वदघट हो सकती है। प्राकृतिक दुर्घटना भी होने का प्रयत्न हो सकता है और प्रजा भी काफी प्रमाण के अंदर हैरान आदि वगैरह हो सकती है। अभी आगे बात करें तो भादरवा मास के अंदर चंद्र दर्शन हुए तो 20 अगस्त 2020 के दिन होगा और गुरुवार के दिन होगा। सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर होने का प्रयत्न होगा। तो चंद्र उदित समय के अनुसार दोनों समान आदि वगैरह होगा तो बाजार के अंदर तेजी का वातावरण आ सकता है। सोना, चांदी आदि वगैरह के अंदर भी बड़ी वदघट आ सकती है। धान्य में तेजी आ सकती है। शेयर बाजार आदि वगैरह के अंदर भी वदघट आने का प्रयत्न हो सकता है। बारिश भी वो समय काल के अंदर भादरवा मास के अंदर पूर्ण जोश के द्वारा वृद्धि पूर्वक तरीके से आने का प्रयत्न होएगा। व्यापारी वर्ग जो बाजार आदि वगैरह है उसके अंदर भी तेजी इतनी सारी बढ़ेगी कि लोगों को एक प्रकार का आश्चर्यचकित लोग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और देश में एक प्रकार का ओलापात और वर्षा आदि वगैरह के माध्यम से जनजीवन अस्त व्यस्त होने का प्रयत्न हो सकता है। कुदरती कोई प्रकोप भी भादरवा मास के अंदर हो सकता है। वैसी प्रकार की हमारी बातें, आगे की बातें जो आगे 2 आसो मास आएंगे, जो एक अधिक मास बोला जाएगा, एक नीच आशो मास बोला जाएगा, उसकी भी बात हम आगे के प्रवचन के माध्यम से करेंगे। तो भाग्यशाली ये सभी बातें जानना समझना बहुत हितावह और जरूरी है। उसके पश्चात अभी हम बात कर रहे, अब तक हमने 12 राशि में से 10 राशि परिपूर्ण कर दी। अभी हम 11वें राशि की ओर आगे बढ़ते हैं कि 10 राशि का सामान्यतः फलादेश हमने देख लिया। अभी 11वें राशि का फलादेश हम सामान्य तरीके से क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि, आपको मालूम ही होगा कि मकर राशि और कुंभ राशि दोनों का स्वामी शनि है, परंतु मकर राशि में गुरु नीच का होता है और मंगल उच्च का होता है, जबकि कुंभ राशि में ऊंच और नीच कोई भी नहीं होते हैं। जैसे हमने पिछले देखा था कि सिंह राशि के अंदर सिंह का स्वामी सूर्य है, परंतु ऊंच नीच कोई नहीं होते हैं। वैसे ही कुंभ राशि में कुंभ राशि का स्वामी शनि बोला जाता है, परंतु ऊंच का और नीच का उसके अंदर कोई भी प्रकार का ग्रह नहीं है, इसलिए ये संपूर्ण शनि से प्रभावित वैसी प्रकार की राशि बोली जाती है।
ऐसे व्यक्ति का जनरली जो शरीर और फलादेश होता है वो इस प्रकार का होता है। कोई कोई बार उनकी कुंडली में कोई ग्रह की दृष्टि होती है, पहले स्थान के ऊपर अन्य कोई ग्रह होते हैं, या तो पहले स्थान का स्वामी कुछ अलग स्थान के ऊपर बैठा हुआ हो, तो शायद उनके शरीर के ऊपर, देखाव के ऊपर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट अलग तरीके से दिखाई देती है। परंतु ये जो भी मैं कह रहा हूं वो सामान्य तरीके से है। तो बोला जाता है कि उनका शरीर कुछ लंबा हो सकता है, परंतु उनकी जो मोटाई है, एक प्रकार से फैटनेस, वो सप्रमाण रहेगी। उनका जो चेहरा है वो लंबा होगा, आंखें काली हो सकती है, कपाल ऊंचा होता है यानी कि बड़ा हो सकता है, और बाल है कुछ अलग ही कलर के होने का, सोनेरी जैसा, गोल्ड जैसा प्रकार का कलर का भी होने का प्रयत्न हो सकता है। ज्यादातर कुंभ राशि वाले व्यक्ति को आप देखोगे तो उनका शरीर दुर्बल होता है, और ऐसे व्यक्तियों का शरीर इस कारण से शायद दुर्बल होता है क्योंकि वो कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका एक प्रकार से शरीर के अंदर कोई ना कोई शक्तियों का अभाव भी होने का प्रयत्न होता है। कई कई बार ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं तो उनकी भाषा मधुर होती है, मीठी होती है, और उनका व्यक्तित्व भी आकर्षण वाला होता है। कई कई बार ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं तो लोग एक बार अनजाने का प्रयत्न होता है। कुंभ राशि वाले यानी कि जिनके नाम के अक्षर है ग और तीनों तीन स, तो वो जिनके नाम के अक्षर से शुरुआत से होता है तो उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। या तो फिर कुंडली में एक प्रकार से 11 नंबर जहां पे लिखा हुआ हो, वहां पे यदि चंद्र है तो ऐसा कहा जाता है कि उनकी कुंभ राशि बोली जाती है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति होते हैं वो धर्म के अंदर संपूर्ण श्रद्धा रखने वाले, धर्म के प्रति समर्पित भाव उनके जीवन काल के अंदर अजब गजब का होता है। वो अपने जीवन काल में दान, पुण्य, धर्म, संतोष, सादगी आदि वगैरह अचूक अपनाने का, अप्लाई करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्वादिष्ट और मीठा मधुरा जो भोजन होता है वो ज्यादातर प्रिय होने का प्रयत्न होता है। ऐसे व्यक्तियों को कई कई बार हम देखते हैं तो मिठाई आदि वगैरह भी बहुत पसंद होने का प्रयत्न होता है। जो ये कुंभ राशि वाले व्यक्ति होते हैं उनके हाथ और पैर के ऊपर कोई ना कोई ऐसे निशानी उनके शरीर के ऊपर होती है जो कायमी तक रहने का प्रयत्न होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में आगे जरूर बढ़ते हैं, परंतु संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न होता है। उनके जीवन काल में सरलता से आगे बढ़ जाना वो शायद उनके लिए बहुत दुष्कर होता है, परंतु वो अगर आगे बढ़ना चाहे तो उनके जीवन काल के अंतर्गत हार्ड वर्क अगर होगा तो वो अचूक सक्सेस हो सकते हैं। उनके जीवन काल में काफी प्रमाण के अंदर तकलीफें आती रहे तो भी वो अपने मार्ग के ऊपर निश्चित रहने का प्रयत्न होता है। वो अपने कभी मार्ग को छोड़ते नहीं है। ऐसे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं। कुंभ राशि वाले व्यक्ति ने अगर एक बार ठान लिया कि मुझे ये कार्य करना है तो वो करके ही परिपूर्ण करते हैं। कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी याद शक्ति भी अजब गजब की होती है। अगर वो विद्यार्थी वर्ग में पढ़ाई करने का प्रयत्न करें, वो समझे कि मुझे याद रखना है, तो उनके लिए याद रखना भी एक चुटकी का विषय बोला जाता है।
परंतु ये सब कुछ तभी होता है कि उनके मन के अंदर एक चाणक्य चढ़ना चाहिए, उनको मन के अंदर ये बात बैठनी चाहिए। अगर ये जब होता है तब वो आकाश पाताल एक करके, दिन रात एक करके मेहनत और पुरुषार्थ करते हुए वो अपने जीवन काल में खूब आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे प्रकार के यानी कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति, इनको अपने जीवन काल में अनुकूल परिस्थिति आदि वगैरह भी कई बार मिलने का प्रयत्न होता है, परंतु वो अपने जीवन काल में जो भी डिसीजन लेते हैं उसके पहले अपनी बुद्धि के माध्यम से कई बार वो विचार करते हैं, मुझे क्या करना, कैसे आगे बढ़ना, किस प्रकार में आगे बढ़ता रहूं। इस प्रकार का उनके जीवन काल में एक अवश्य में समझ शक्ति ऐसी प्रकार की होने का प्रयत्न होता है। ऐसे लोग यानी कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति धूनी मगज के, जिनको एक प्रकार से मूडी कहा जाता है कि ये तो व्यक्ति मूडी वाला है, मतलब कि मूड है तो कार्य करेगा, मूड नहीं है तो अब कितना भी कुछ भी बोलो वो कार्य नहीं करेंगे। धूनी मगज के वो लोग होते हैं, उनको होता है कि नहीं ये करना है तो वो करेंगे, बाकी तो आप लाख उपचार करो पर तो उसके मन में बैठ गया कि नहीं मुझे ये काम करना ही नहीं है, तो वो करने का कभी भी प्रयत्न नहीं करेंगे। ऐसे प्रकार के व्यक्ति प्रसंग के ऊपर कई बार नहीं बोलते, कि जब बोलना होता है तब वो कई बार नहीं बोलते हैं, परंतु पीछे से सुनाने का प्रयत्न भी ऐसे प्रकार के व्यक्ति अचूक कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। परंतु हाँ, कुंभ राशि वाले व्यक्ति को उनका कुंभ राशि का चिन्ह है एक प्रकार से कुंभ, यानी कि एक प्रकार का घड़ा, तो उस कारण से उन व्यक्ति को जिनकी कुंभ राशि है उनको आप आपकी कोई भी गुप्त बात उनको अगर करोगे ना तो वो कुंभ की तरह अंदर ही स्थिर रखेंगे, बाहर बोलने का कभी वो प्रयत्न नहीं करेंगे। और उसमें भी जिस व्यक्ति को कान के ऊपर तिल होता है वो व्यक्ति अवश्य में अपने जीवन काल में विश्वासु होते हैं, लोगों को अपने जीवन काल में विश्वास में वो रख सकते हैं, सामने वाले के हृदय के अंदर वो श्रद्धावान बना सकते हैं। ऐसे प्रकार के गुण कुंभ राशि वाले व्यक्ति के जीवन काल के अंदर होने का प्रयत्न होता है। भाग्यशाली आज कुंभ राशि वाले की बात इधर तक रखते हैं, कल आगे कुंभ राशि वाले की बात करेंगे और आगे भी क्या क्या प्रवचन के अंदर हम देखते हैं लेते हैं उसकी बात हम आगे ही करेंगे। जरूर अवश्य में ये प्रवचन सुनते हुए अपने जीवन को खूब आगे बढ़ाओ, धर्म में आगे बढ़ो, यही शुभ अभिलाषा। वितराग की आज्ञा बोलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।